आज से हम सेल की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं। अब तक हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ और सेल के बारे में बेसिक बातें तो जान ही चुके हैं, मगर सेल की बनावट, कॉम्पोजिशन और इसका स्ट्रक्चर इतना हैरानकुन हद तक दिलचस्प है कि हमें इसको और गहराई से देखना पड़ेगा। और इसीलिए हम इस एडवेंचर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हर घर के बाहर एक दीवार या बाउंड्री वॉल बनी होती है और इसमें लगे गेट से वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनको घर वाले इजाज़त दें, इसी तरह हर सेल के इर्द गिर्द भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक ऐसी दीवार है जो सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही गेट क्रॉस करने देती है। मगर सिर्फ ये ही नहीं, ये सेल के अंदर से बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स पर भी कड़ी नज़र रखती है। सेल मेम्ब्रेन हर किस्म के सेल में पाई जाती है और ये सेल्स को दूसरे सेल से अलग करती है। इसके अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि ये फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो सेल की ग्रोथ के साथ साथ खुद भी बड़ी हो सके, मगर इसको इतना स्ट्रॉन्ग भी होना होता है कि वो सेल के स्ट्रक्चर को बिगड़ने ना दे और इसको प्रोटेक्ट भी कर सके। एक सेल न्यूक्लियस के बगैर तो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को भी मिलता है, मगर सेल मेम्ब्रेन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दरअसल सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदरूनी माहौल या इंटरनल एनवायरनमेंट को दुरुस्त यानी रेगुलेट करती है, जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ये केमिकल बैलेंस कायम रखती है और अहम मॉलिक्यूल्स की सेल तक पहुंच को यकीनी बनाती है, और साथ साथ फाजिल मादे यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। इसके अलावा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP और बाकी सिग्नल्स जो हमारे सेल के अंदर बनते हैं, ये भी इसी सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जाते हैं, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। सेल की सरफेस में कभी कभार कुछ दुम जैसे या रेशे जैसे स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। अगर आप कभी इंसानी स्पर्म सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपको वो सेल्स की मेम्ब्रेन से जुड़ा सिर्फ एक दुम जैसा स्ट्रक्चर यानी फ्लैजेला नज़र आता है, जबकि दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपको एक सेल में एक से ज़्यादा फ्लैजेला भी मिल सकते हैं। सीलिया दिखने में बारीक रेशे जैसा होता है और इंसानों में सांस की नाली या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला प्रोटीन के बने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका बेसिक फंक्शन सेल की हरकत या मूवमेंट है, मगर कुछ सीलिया एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस करने का काम भी करते हैं। अलबत्ता कुछ सेल्स में ये दोनों मौजूद नहीं होते। चलिए देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनी किन मॉलिक्यूल से है। सेल मेम्ब्रेन दिखने में एक गिलाफ या केसिंग की तरह साइटोप्लाज्म को अपनी लपेट में लिए होती है। छोटे छोटे लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोती की तरह पिरोए हुए नज़र आते हैं। सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉयड्स की एक किस्म कोलेस्ट्रॉल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स किसी लॉकेट या चाम की तरह इस चेन से जुड़े होते हैं। वैसे सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की एक दोहरी तह या बायलेयर होती है और अगर हम गौर से देखें तो ऐसे लगता है जैसे कई एक्रोबैट्स उल्टा खड़े हैं, मतलब वो सर के बल खड़े हैं और कोई माहिर एक्रोबैट्स इनके पैरों पर अपने आप को बैलेंस किए हुए खड़े हैं। असल में फॉस्फोलिपिड के सर हाइड्रोफिलिक यानी पानी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और इनका निचला धड़ पानी को रिपेल करता है यानी हाइड्रोफोबिक होता है, और यूं पानी के मॉलिक्यूल्स का इनसे गुजर नहीं हो सकता। अब क्योंकि सेल के अंदर और बाहर पानी से बने साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये तरतीब मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे टुकड़े एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा गैप बनाए रखने और यूँ उसकी लचक को मेंटेन करने में मददगार साबित होते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स इस लिपिड के साथ जुड़ जाते हैं, सेल सिग्नलिंग में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स भी कई इकसाम की होती हैं। एक हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करती हैं।
जबकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जो सेल में मॉलिक्यूल्स की, ये समझिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं। यानी ये सेल मेम्ब्रेन में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के काम निभाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पानी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं और इसमें तवानाई या एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि प्रेशर यूज़ होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका उलट होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स को कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पर मूव किया जाता है और इस मरहले को तय करने के लिए एटीपी एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रोटीन का बना होता है, जिसके ज़रिए एटीपी जैसी एनर्जी को इन सेल्स तक जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मसलन ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स को एनर्जी सप्लाई की जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ख़िलाफ़ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ भी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है या इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर शामिल कर लेता है या गेन कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपने मैग्नेट्स में देखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही बात चार्ज में भी अप्लाई होती है। यही वजह है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को पॉजिटिवली चार्ज एनवायरनमेंट में भेजने के लिए सेल को एटीपी की सूरत में कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी मिसाल हमें ब्रेन सेल्स में नज़र आती है, जहाँ सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे में 3 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम्स को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने और साथ ही पोटेशियम के 2 नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने के लिए एटीपी यूज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं, फॉस्फोलिपिड से पानी नहीं गुजर सकता। इसके लिए एक्वापोरिन नामी प्रोटीन चैनल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए एक तरह का वीआईपी चैनल बनाते हैं, जिससे हर एक्वापोरिन में से 3 बिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स हर सेकंड में गुजरते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। अगली एपिसोड में हम साइटोप्लाज्म के अंदर बसी दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिएगा।